चलो दोस्तों, मैं आप देख रहे हो सेल्फ यूनिक कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करके काम को प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, अपना खुद का फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी भी कंसल्टेंसी के अंदर काम करना चाहते हैं, या फिर आप बीम में हैं, आप स्ट्रक्चर्स का नॉलेज गेन करके लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करके फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हैं, ये सब करने के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया, जो कि कंप्लीट बैच ही लाइव प्रोजेक्ट पर चलने वाली है, जिसमें सब कुछ हम लोग आईएस कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। यानी हम लोग उसमें आईएस 456 के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, आईएस 1893 यूज करेंगे, आईएस 875 यूज करेंगे, सारे के सारे डिजाइंस हम लोग आईएस कोड के अकॉर्डिंग करेंगे और सारे डिजाइन लाइव प्रोजेक्ट पर करेंगे। तो ये जो बैच है, एक्चुअली बोला जाए तो लाइव प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग बैच बोल सकते हैं उसको। तो ये कंप्लीट बैच स्टार्ट हो गई, जिसका आज इंट्रोडक्शन था। आप इंट्रोडक्शन ही देखोगे। इंट्रोडक्शन किस चीज का है? इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया गया कि टूल ऐसे चलाना है, ये तो बहुत आसान चीज है, कोई भी सीख सकता है। STAAD.Pro के कई ढेर सारे वीडियोस तो मेरे भी यूट्यूब पर पड़े हुए। हम लोग का कॉन्सेप्ट कैसे है, आज आप पहले ही लेक्चर को अगर देखोगे तो यहां पर सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डीवीआर के बारे में पढ़ा रहे हैं, डिजाइन बेसिस रिपोर्ट। क्यों? कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, पहले उसकी डीवीआर बनती है, क्या कैसे कैसे डिजाइन होगा। आप सोचोगे सर मैंने STAAD.Pro सीखा है, मैंने डीवीआर तो सुना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के अंदर पहला स्टेप है। कौन से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, उसकी क्या क्या चीज उसमें कंसीडर किए जाएंगे, कौन सा स्टील यूज करना है, क्या कैसी सारा कॉन्फ़िगरेशन उसमें लिखा जाता है, फिर डिजाइन का स्टेप स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसी तरीके की ट्रेनिंग्स पूरी आपको शेड्यूल में कराने वाले हैं, जिसमें डक्टाइल डिटेलिंग डिस्कस करेंगे, डायनामिक करेंगे, स्टैटिक करेंगे, बिल्डिंग में अपनी पूरी महारत हासिल करनी है तो 45 डेज हमें दे दीजिए, 45 डेज में एक्सपर्ट बन जाएंगे। पहले आप इस 1 घंटे के लेक्चर को देखिए। ये बैच का ये इंट्रोडक्शन था। कल से आपके क्लासेस स्टार्ट है, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। अगर किसी को भी लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग करना है तो ये बैच आपके लिए। यहां पर एक नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल करके अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हो, और साथ ही साथ कोई डाउट हो उसके लिए भी कॉल कर सकते हो। ये मेरी कमिटमेंट है कि अगर 45 डेज आपने सही से क्लास किया, और हाँ एक चीज क्लियर मान लीजिए कि इसमें आपको 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, अदरवाइज हम कोई भी सर्टिफिकेशन आपको नहीं देंगे। हम चाहते हैं डेडिकेट लोग आए, प्रॉपर अच्छे से काम करें, और हम आपको स्ट्रक्चर से जो कंपनियां हैं वहां के लिए हम आपको असिस्ट भी करेंगे, यानी आपके जॉब में भी हेल्प करेंगे अगर आप 80% के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। तो हमारी गारंटी आप सबको पता है कि अगर मैंने बोला है तो मैं जी जान लगा दूंगा। मैं ये भी आपको बता दूं, इस बैच में आप कंप्लीट प्रोजेक्ट करके, कैसे STAAD.Pro से करके, RCDC से ड्राइंग निकाल के, उसके बाद ऑटोकैड पर कैसे डिटेल करके क्लाइंट को सबमिट करना है, यहां तक पहुंचाने की गारंटी है। इस बात को मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप चेक कर लेना कि आपको यह चीज मिला कि नहीं मिला। याद रखिए ये बिल्डिंग की बैच है, हम उस तरीके से नहीं करेंगे कि आपको, क्योंकि आपको पता है कि पीवी का हम लोग पूरा अलग से टीच करते हैं। पी बिल्डिंग में भी RCC बिल्डिंग की पूरी बैच है, जिसके लिए 45 दिन हम आपका लेना है। 45 दिन 1.5 घंटे हम आपके साथ रहेंगे। इसके अलावा आपका कम से कम 2 से 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। इतना आपने स्टडी कर लिया, फिक्स मानिए RCC स्ट्रक्चर्स को, इंडस्ट्री को आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसमें जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है, 100 से ज्यादा लाइव प्रोजेक्ट को कर चुके हैं, अभी उनका इंट्रोडक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यार सीखने वाले क्या है। इसका आइडिया यहीं से लग जाता है कि सीखा कौन रहा है, सीखा वो रहा है जो कि लाइव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ठीक है जी। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी नहीं, लास्ट में, पहले लास्ट हुआ, ठीक है, लास्ट को देख लीजिए। उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कर देना, और किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। कोशिश करेंगे उस सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बट जब भी करेंगे लाइव प्रोजेक्ट पर करेंगे, मेरा कमिटमेंट है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वॉच करिए, लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वॉच करके तो बताइए, अभी नहीं, ठीक है। चलो, डिजाइन विद एनालिसिस, ठीक है, मतलब एनालिसिस और डिजाइन का कंप्लीट पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि ये आपका कोर्स रहेगा आई थिंक 40 to 45 डेज का। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभम तिवारी है। आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 4 ईयर इन द स्ट्रक्चरल डिजाइन, और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं बिल्डिंग के ही, लाइक आपके हाई राइज बिल्डिंग हो गई, मोर देन 50 स्टोरी की हाई राइज बिल्डिंग्स डिजाइन की हैं, और कई सारे मैंने रेलवे स्टेशन डिजाइन किए हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट डिजाइन किए हुए हैं, और मतलब ऑल टाइप की जो भी RCC बिल्डिंग अपने इंडिया में जो भी बनती हैं उस टाइप की लगभग RCC बिल्डिंग हर टाइप की डिजाइन कर ली, चाहे वो फिर सब स्टेशन बिल्डिंग हो, या आपकी फिर किसी एयरपोर्ट की बिल्डिंग हो, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हो, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, या आपकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, या आपकी कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इस टाइप के मैंने मोर देन 100 प्रोजेक्ट किए हैं अभी तक। तो मैं
ये आशा करता हूँ कि आप लोग सारी क्लास में साथ में रहेंगे, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देंगे, सारी क्लास में कंसिस्टेंसी नहीं अपनी देंगे, तब तक आप पूरा नहीं इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। हाँ, आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो फिर आधा अधूरा ज्ञान मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं रहता है। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो मैं कुछ आप लोगों से जानना चाहता हूँ। अभी मैं एक एक लोगों से, बस केवल आप अपना नाम बताइए मुझे, और किस ईयर के पास आउट हैं, और अगर कुछ एक्सपीरियंस है। सपोज कुछ लोग यहाँ पे साइट वाले भी होंगे नए, जो अपने साइट से हमारे डिजाइन में स्विच करना चाहते हैं, या कुछ लोग होंगे जो किसी अदर फील्ड में, ब्रिजेज में होंगे, जो बिल्डिंग में आना चाहते हैं, या कुछ हमारे ऑयल एंड गैस में होंगे, या कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में होंगे, जो लोग बिल्डिंग में आना चाहते हैं। तो बस मैं उतना जानना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मुझे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस अकॉर्डिंग हमें बैच को लेके चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज सेन से स्टार्ट करते हैं। हाय राज सेन। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? मैं ऑडिबल सर? यस यस, फाइन सर। ऑडिबल। बताइए। सर, आई पास आउट इन 2024 ओके बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सर। ओके, फ्रेशर है सर अभी तो, ठीक है नो एक्सपीरियंस। अभी मैंने एक रेविट आर्किटेक्चर कोर्स किया था 45 डेज का ही, ठीक है यहीं से यूनिवर्सिटी से नीचे सर। तो ठीक अभी है मैंने स्ट्रक्चर कैसा है क्या रहता है, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने ये। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, इंजीनियर शिव कुमार बौद्ध। हाय शिव कुमार, हाउ आर यू? हेलो। 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 यस गुड यस, यू इवनिंग आर सर। ऑडिबल। गुड इवनिंग। यस सर। सर मेरा नाम शिव कुमार है हम्म। और मैं 2021 बैच का पास आउट हूँ, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर। ओके। हेलो। हाँ और हाँ। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग का। अच्छा, स्टील में आपका एक्सपीरियंस है? हाँ, जिसमें मैं एक नेवी का चाणक्यपुरी दिल्ली में हॉस्पिटल बना चुका हूँ G+7। ठीक है, गुड, वेरी गुड। और एक और एक नेवी का है नारायणाबाग में G+3 का अकोमोडेशन। हम्म। और एक आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में G+1 का मतलब सेलर्स अकोमोडेशन। ओके ओके। और प्रेजेंट में मैं अभी ऑफिस में प्लानिंग हेड के उस पर हूँ। अच्छा, तो आपने स्ट्रक्चर का काम किया है इससे पहले, या प्लानिंग में ही है आप? नहीं सर, पहले स्ट्रक्चर का करा था, पहले मुझे 3 साल साइट पर रखा था। तो अच्छा, मेरी नॉलेज और स्किल को देखते हुए फिर मुझे प्लानिंग में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रतीक काम्बले। हाय प्रतीक। हाय सर, गुड इवनिंग हेलो, सर। गुड इवनिंग। सर मैं 2021 का पास आउट है सर, हम्म। और एक्चुअली मैं एग्जीक्यूशन में हूँ। एग्जीक्यूशन ओके, से मैं अभी तो एग्जीक्यूशन में ही काम कर रहा हूँ। और मेरा ठीक अभी है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरा मास्टर्स का फर्स्ट ईयर चल रहा है हम्म। स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो है सर इतना, मतलब अभी मैं मतलब एग्जीक्यूशन में ही हूँ, काम कर रहा हूँ, बट मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं सोचा कि मेरे को ये डिजाइनिंग का अभी मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट है स्टैड प्रो इसके डिजाइनिंग के ऊपर। ओके तो ओके, इसके वजह से मुझे फिर मैं बोला कि ये सीखना जरूरी है, मतलब एक्चुअली बाकी ठीक है के। ठीक। तो अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखेंगे, तो हाँ। आप अपने से पूरा प्रोजेक्ट करके सबमिट कर सकेंगे। ठीक हाँ है। सर। और यही नहीं, अगर बहुत अच्छी आपने अडॉप्ट किया, मतलब नॉलेज बहुत अच्छा अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो भी इंडस्ट्री स्केल पे होता है। ठीक है। ओके सर। तो इस लेवल पे आप अपना कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह भी प्लान कर सकते हैं, आप खुद से प्रोजेक्ट लेके भी सबमिट कर सकते हैं, उस लेवल का करने वाले हैं हम। ठीक ओके है। ओके सर। ओके। तो नेक्स्ट, अविनाश सिंह। हाय अविनाश। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I am 2019 passed out in BTech Civil. ओके। I have experience of 2 years in interior designing. 2 ईयर एक्सपीरियंस इन Interior designing. इंटीरियर डिजाइनिंग। ओके, Yes, sir. So, सो यू वांट टू मूव इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। yes, sir. गुड, ठीक है। नेक्स्ट, आविष्कार चिंतामणि।
हाय विस्कार, हाउ आर यू? हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हेलो, यस हेलो। बिल्कुल आ रही है, आ रही है आपकी आवाज़ आ रही हाँ, मैं 2019 का पास आउट हूँ मैकेनिकल बीई से। और है। मैकेनिकल मैं से, ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। और मैं पास आउट होने के बाद पीईबी लाइन में प्रोडक्शन में जॉब कर रहा था। तो हम्म, अभी उसी में नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ। तो ठीक है, इसलिए थोड़ा अभी प्रोडक्शन में प्लानिंग में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है। नेक्स्ट, ईशान अंसारी। हेलो ईशान, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा मतलब डिप्लोमा बीटेक और एमटेक कंप्लीट है। वो डिप्लोमा बीटेक करके मैं जॉब कर रहा था और ओके, फिर बाद में जॉब करते हुए फिर एमटेक भी मैंने किया है। और मेरे एमटेक को किया है। इंडियन और जापानीज कंपनी में एग्जीक्यूशन में नॉलेज है। लाइक ओके, मैं जॉब किया है, क्यूए क्यूसी इंजीनियर एज जॉब किया है। फिर हम्म, बाद में जापानीज कंपनी में एज एग्जीक्यूशन इंजीनियर भी जॉब किया है। तो लाइक मैं पहले साइट पे जॉब कर रहा था, तो 24/7 अब टाइमिंग का पता नहीं है। तो लास्ट टाइम मेरे को आकाश सर से बात बिल्कुल, हुआ था, तो बिल्कुल, वो उन्होंने वो एक 4 मंथ का गुरुकुल बैच आता है ना, हम्म, तो हम्म, उसको ज्वाइन करने के लिए बोला था सर ने। तो मैंने बोला था सर को कि सर मेरे को तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अभी ज्वाइन नहीं कर सकते। हम्म, बाद में मैं रिजाइन करने के बाद फ्री होने के बाद ज्वाइन करेगा। ओके, तो वही ओके, अभी तो फुल फ्री होके अभी मतलब रिजाइन करके उसके बाद फ्री हो गया। तो सर को बात किया था, तो आप सजेस्ट किया था सर ने, कभी तो 2 दिन 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा, ठीक अभी है, मैं ठीक है, बैंगलोर में रह रहे। ठीक है, तो वही ठीक है, इसके बाद फिर मेरे को वो भी आपको बैच ज्वाइन करना है, गूगल बैच वाला भी ओके, कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ठीक है। गोविंद कुमार, हेलो गोविंद। Hello. हाय गोविंद, हाउ आर यू? Hello. How are fine. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, मैं 2014 का पास आउट हूँ ओके, और लास्ट में हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था 3 साल से सिक्किम हाइड्रो में। प्रोजेक्ट्स पे, ओके, हाँ, प्रोजेक्ट पे। हाँ, तो अभी मैं वहाँ पे अपना खुद अभी काम छोड़ करके अभी खुद का काम शुरू करना है। हम्म, तो मॉडलिंग का काम मैं कर रहा हूँ अभी, 3D ठीक है, मॉडलिंग का, प्लानिंग का। और मेरे को ये चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज गेन करना है कि प्लानिंग का भी ये कर सकूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर प्लानिंग का। ठीक है। तो इसमें अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मैं 100% इसमें देने वाला हूँ सब कुछ, जो भी इंडस्ट्री हम्म स्केल पे होता है, तो आप अपना हम्म। स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है? हाँ, वही पर्पस है कि अपना खुद का स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हिमांशु शर्मा। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हिमांशु, कैसे हो? सर बढ़िया हूँ। ओके, हाँ सर, मैंने अपना कॉलेज किया है हैदराबाद से, गुरु ठीक है, नानक इंस्टीट्यूशन, बीटेक 2022 पास आउट। ओके, अभी अभी मैं करेंटली जॉब कर रहा हूँ पी एज अ जूनियर डिजाइनर, पीईबी बिल्डिंग में। वेरी गुड, जी सर। अभी ठीक है, मुझे अब आरसीसी का भी सीखना था, इसलिए मैंने कोर्स लिया। ठीक है, कोई नहीं, आरसीसी आप सीख जाएंगे, बट रेगुलर आपको रहना पड़ेगा, टाइम देना जी सर। पड़ेगा, जी सीख सर। जाएंगे, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट कमल शंकर पांडे। Hi sir. हाय कमल, हाउ आर Good यू? evening sir. गुड इवनिंग। I'm good sir. सर मैं 2024 बैच का पास आउट हूँ सर। मैंने मास्टर किया है स्ट्रक्चर में, ठीक है, और अभी मेरा हाल ही में सर प्लेसमेंट हुआ है कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मेरा प्लेसमेंट हुआ है, मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है सर। ओके, वेरी और गुड, अभी मैं मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे सर वर्किंग में हूँ। ठीक है, यस ठीक सर। है। नेक्स्ट, ये क्या है? इडिया चंद, क्या नाम है? कुछ मुझे सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है। आइडिया चंद या कुछ ऐसे कुछ नाम है। हाँ सर, इसलिडिया। तो इसलिडिया, यस सर। उसमें, ओके, ओके, हाउ आर यू? I'm good sir. ओके, I'm 2010 passed out. After that I ओके, worked in architectural field. I'm not good आर्किटेक्चरल with फील्ड, Hindi. I understand Hindi but I can't speak much. ओके,
I'm from Kerala. Okay. Now I'm doing BIM for Revit and all those. I'm doing that, but I wanted to know about Yes. the structure because in future I'm planning to do some business because my brother is doing a construction business. I want to join with him. So I Okay. wanted to get a better knowledge about structure. I'm very interested in structural, but I couldn't do it in past. So Okay. now I'm going to start. I think I can do better in it. Okay. You can very well do better if you do consistency. Okay. Sure, sir. Sure. Next, Mayur Bhosle. Hi, Mayur. मयूर, आप सुन पा रहे हैं? चलो नेक्स्ट, पीयूष पांडे. नेटवर्क इशू है मयूर के यहाँ पे, कोई नहीं. नेक्स्ट पीयूष. We can escape the page. Piyush from our team is not the technical guy. So ओके. नेक्स्ट प्रशांत कुमार. जी गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग प्रशांत, कैसे हो? अच्छे हैं सर. सर मैं बताइए. 2023 में पास आउट हूँ बीटेक, और इससे पहले डिप्लोमा भी किया हूँ, और ठीक सर है, 1 वेरी ईयर गुड. का एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चर डिजाइन में, आरसीसी स्ट्रक्चर. अच्छा. जी सर, मैं कोर्स ज्वाइन किया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मतलब फील आए अच्छा से कि मैनुअली भी डिजाइन कर सकूँ, मतलब सॉफ्टवेयर अगर सही से वर्क ना करे तो खुद भी उस चीज को डिजाइन कर सकूँ, मतलब हाई राइज बिल्डिंग को. तो हाई राइज तो देखो, आप हाई राइज स्टैड में नहीं कर पाएंगे. ऐसा नहीं होता नहीं है, होता है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है स्टैड के अंदर. तो हाई राइज के लिए हम लोग टैब प्रेफर करते हैं. हाँ, कॉन्सेप्ट आप सारे सीख जाएंगे, फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन के आप सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे. ठीक है. जी वो वही चीज जानना है. वो सीख जाएंगे, चाहे फिर आपका स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, फिर सिस्मिक किसी भी टाइप का हो, विंड हो किसी भी टाइप का, वो सीख जाएंगे आप. ठीक है जी. ओके. तो इसी चीज के लिए मैं ज्वाइन किया हूँ ये कोर्स. ठीक है. ओके, थैंक यू प्रशांत. नेक्स्ट प्रतीक कांबले. प्रतीक, चलो शायद प्रतीक का अच्छा बोल रहे हैं. सर इंट्रोडक्शन अभी हुआ ना सर? हाँ सर. क्या सर? हाँ सर बोलो ना. आप बता दीजिए आप किस ईयर के पास आउट हैं, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो किसी भी स्ट्रक्चरल फील्ड या अदर फील्ड का. नहीं, मेरा सर मैं 2021 का पास आउट है सर. एंड देन मेरा स्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस कम है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, बट एग्जीक्यूशन में मेरा पूरा एक्सपीरियंस है. अच्छा, एग्जीक्यूशन में. ठीक है. और मैं रिसेंटली में ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एमटेक कर रहा हूँ स्ट्रक्चर में. अच्छा, ठीक है, वेरी गुड. हाँ, उसकी वजह से तो ये करना है एक्चुअली, इसकी वजह से फिर कोर्स ज्वाइन किया मैंने. ठीक है. थैंक यू प्रतीक. राज सेन शायद आई थिंक हो गए हैं. रिजवान काजी. हेलो रिजवान. Sir, sorry, apologies. I'm in the office right now. Can't speak much. I'll give you later. Okay, no issue. Thank you very much, sir. No issue. Next, RK. RK, what is your full name? Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Can you hear me, sir? RK, आपका पूरा नाम बताएंगे आप एक बार प्लीज. Sir, my full name is sir Rupesh Kumar. Rupesh Kumar. Okay. जी sir. Sir, I have done BE, passed out in sir 2019, and I have a few experience in building works and RCC water storage tank. Okay. So water storage tank. Which type of water storage tank? UGT or AOST? UGT, sir. UGT. Okay. जी sir. So that I want more confident in designing of these types of structure. That's why I joined you, sir. Okay. Thank you, RK. Shivendra Singh. Good evening, sir. Good evening, Shivendra. How are you? Sir, fine. सर मैं 13 का पास आउट हूँ और 11 ईयर का एक्सपीरियंस है सर मुझे. ठीक है. किस फील्ड में? सर एज अ साइट इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल.
साइट इंजीनियर एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी, ओके ये ठीक है। शुभम मौर्य। Good evening. Good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग शुभम। Uh, I am 2021 pass out, and Okay. currently I'm a senior engineer in BIM modeling, Okay. and I have experience of like various Japanese project, European project, and Middle East project. And In which sector you have experience, like structures or BIM? architecture both. Structure, Architecture both. architecture. Okay. Yeah, both. I'm modeling like architecture and structure both for Japanese client, and most of the Okay. work I've done in like in structural field only Okay. You for want Japanese to client. pursue So we have career to in model. the okay, Yeah, okay. You want to because pursue career in structural field only. I have done enough of BIM modeling, so I really want to switch something. I don't liking this BIM properly, like modeling properly. Okay. So I just want to Okay. switch my career into like Okay. Okay. design No field issue. again. No Yeah. issue. After this course, you can easily switch. Okay. Thank you, Shubham. Thank you. Yeah, thank you. Next, Soham Sen. Soham Sen. Good evening, sir. Sir, Good evening, sorry Soham. for replying late. Sir, actually, Okay. I'm a graduate, so I've just completed my BTech in 2023. So, Mhm. I just have done an internship as far as work Mhm. experience goes. I've done an internship in Shapurji Palanji. So Okay. they were constructing a G+14 residential complex Mhm. in Shapurji itself, Shapurji Mhm. New Town, Kolkata. And so I worked there as an intern Mhm. for about a period of a month. Okay. सो Yes, आपने इंटर्न किस में किया, साइट वाली इंटर्न की या the आपने site, स्ट्रक्चरल फील्ड साइट site, में? sir, site main intern. ठीक है। So I want to pursue the structural engineering. So ओके। that's the thing, sir. ओके। तो आपने साइट में काम मतलब इंटर्नशिप की है, तो आपको डिटेलिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब हम इसके डिटेलिंग पार्ट पे चलेंगे तो आपको Yes, अच्छा okay, लगेगा। ठीक है। तो आई थिंक सारे right. लोग हो गए हैं। तो मैं ना एक एक होता है, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, एक उसका डिजाइन बेसिस रिपोर्ट बनता है। ठीक है, उसको डीबीआर बोलते हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आया, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी कंपनी के पास कोई भी प्रोजेक्ट आया, तो फिर वो क्या करते हैं, वो आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल फर्म दोनों मिलके और प्लस क्लाइंट तीनों को मिला के एक हमारा डीबीआर बनता है। ठीक है, वो तीनों के अलग अलग बनते हैं। आर्किटेक्चर फील्ड का अलग बनेगा, स्ट्रक्चर का अलग बनेगा, और जो आपका एमईपी और फायर फाइटिंग है, मैकेनिकल वर्क्स जो भी होते हैं, उनका अलग बनता है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट रहता है, तो हमारा सबसे पहले डीबीआर बनता है। ठीक है, तो डीबीआर में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ किस टाइप का हमारा डीबीआर होता है। तो माय स्क्रीन इज विजुअल? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इस टाइप से आपका Yes. कुछ डीबीआर आता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को नहीं बोल रहा हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर आपकी बहुत सारी बिल्डिंग होंगी, मोर देन 100 भी हो सकती हैं। ठीक है, और मोर देन 10 भी हो सकती हैं। तो आपका एक प्रोजेक्ट के अंडर में, जैसे अगर आप किसी भी बोल रहे हो, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं एम्स लखनऊ डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एम्स लखनऊ में कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होगी। मैं एम्स लखनऊ के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी, अब मुझे नहीं पता एम्स लखनऊ में एम्स है या नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल, अब एम्स लखनऊ के अंदर जितनी भी बिल्डिंग होगी ना, उनका सबका एक डीबीआर बनेगा। तो जो डीबीआर आपका बनता है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बनता है। ठीक है, फिर उसमें हम बिल्डिंग वाइज अपने अपने काम करते हैं। ठीक है, तो मैं ये डीबीआर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऊपर आपका प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, फिर ये स्ट्रक्चरल डिजाइन बेसिस रिपोर्ट, मतलब वही डीबीआर हो गया। यहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम, फिर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट कौन सा है, फिर इधर आपका अगर कोई रिवीजन होता है तो फिर इधर हम लोग अपना ऐड करते जाते हैं। ठीक है,
ये आपका ही काम होता है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले सबसे फर्स्ट काम आपका होता है डीबीआर बनाना, ठीक है। फिर हम उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो डीबीआर में आपके पास कुछ इधर जनरल में कंटेंट्स में स्कोप आ जाएगा, ब्रीफ अबाउट वर्क, किस किस टाइप के आपके पास स्ट्रक्चर हैं, फायर रेजिस्टेंस के लिए आप क्या कर रहे हो, किस किस टाइप के आपके पास कौन सी आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना चाहते हो, किस टाइप के आप रेनफोर्समेंट यूज करना चाहते हो, एंड विच टाइप ऑफ लोड लाइक डेड लोड, इम्पोज लोड और लाइव लोड एक ही चीज़ होती है, ठीक है। और अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, फिर आप लोड कॉम्बिनेशन किस टाइप के यूज करना चाहते हैं अपने आपने पढ़ा होगा लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, ठीक है। तो वो चीज़ हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, जब उस पार्ट पे आएंगे तो डिटेल में उस पर बात होगी किस किस टाइप के हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बट हाँ, डीबीआर में जो जो चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आपके पास अगर डायनेमिक कर रहे हो तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस आप उसमें डालोगे। फिर फाउंडेशन रिकमेंडेशन, आप वहाँ की जो भी आपके पास सॉइल रिपोर्ट्स आती है, सॉइल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उसकी एसबीसी को देखते हुए और उसकी शियर स्ट्रेंथ हो गई, लिक्विफेक्शन हो गई, अदर बहुत सारी प्रॉपर्टी को देखते हुए आप वहाँ पे किस टाइप के फाउंडेशन को डिजाइन करते हो। लाइक आपकी वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशन आ जाती है डिपेंड ऑफ द आपकी एसबीसी, लाइक आइसोलेटेड फुटिंग हो गई, आपकी कंबाइन फुटिंग हो गई, राफ्ट फुटिंग हो गई, राफ्ट या मैट एक ही फाउंडेशन होती है, कुछ भी कह लो। फिर आपका पाइल फाउंडेशन हो गया। तो वेरियस टाइप ऑफ आपकी फाउंडेशन आती हैं, ठीक। वो सब हमारा सॉइल रिपोर्ट से ही डिसाइड होता है। और फिर अगर स्टील का है तो स्टील में आप यूटिलाइजेशन रेशियो कितना दोगे। फिर मिसलेनियस में जनरली आपके जो भी डिफ्लेक्शन चेक्स वगैरह हो जाते हैं वो सब आ जाता है। फिर रेफरेंस कोड आप क्या क्या ले रहे हो ये सब आता है। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल में तो बस यही लिखा रहता है कि दिस रिपोर्ट डिस्क्राइब द ब्रीफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन फिलॉसफी। ये आप देख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और हमारा यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, ब्रीफ अबाउट द वर्क, ठीक है। द डिजाइन आप यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रोवाइड, यहाँ पे आर्किटेक्चरल कंपनी जो भी होगी उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी ईपीसी कंपनी तो आप स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आप ही हैं तो आपका ही नाम रहेगा, ठीक। तो आप स्ट्रक्चर अब आपका किस जोन में लोकेटेड है, आपका सिस्मिक जोन कौन सा आ रहा है, ठीक है। और आप उसके लिए कौन सा कोड यूज करने वाले हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका अर्थक्वेक का 1893 पार्ट 1 फॉर बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आपका वो सिस्मिक जोन कौन सा किस एरिया का स्ट्रक्चर है तो वो किस जोन में आ रहा है, वो अभी जब उस पर आएंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आपके अंदर यहाँ पे कितनी टाइप की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 16 बिल्डिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका एक आरपीएफ बैरक है, फिर आपका आरपीएफ जीआरपी बैरक है, फिर आपका ये टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। आपने गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी या बिल्डिंग्स देखी होंगी उनमें टाइप वाइज ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो आपने सुना होगा कि उनको रहने के लिए फ्लैट मिलते हैं, तो वही चीज़ है। टाइप 2, टाइप 3 अलग अलग उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग अपार्टमेंट मिलते हैं, ठीक है। कोई आपका 2 BHK होगा, कोई 3 BHK होगा, कोई 4 BHK होगा, कोई 1 BHK होगा। तो जो भी वो प्लान आता है उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं अपना, ठीक है। और फिर आपका फिर इधर ये टाइप 4 ये कितने, यहाँ पे ये जी का मतलब ग्राउंड, ठीक है। G+1 का मतलब ग्राउंड और उसके ऊपर एक और फ्लोर है, ठीक है। S+7 S का मतलब यहाँ पे स्टिल्ट, ठीक है। स्टिल्ट पे जनरली क्या लोग करते हैं, पार्किंग बना देते हैं। जैसे आपने अगर हाई राइज बिल्डिंग देखी होंगी उनमें क्या है, जो भी आपका ग्राउंड पे जो भी फ्लोर होता है ना उस पे लोग रहते नहीं है, वो रेजिडेंशियल पर्पज से नहीं यूज होता है, उसको लोग पार्किंग बना देते हैं, ठीक है। तो उसको स्टिल्ट बोलते हैं, मतलब विदाउट रेजिडेंशियल पर्पज से अदर किसी पर्पज से आप उसको यूज कर रहे हो तो वो स्टिल्ट फ्लोर आपका हो गया, ठीक है। तो एस का मतलब स्टिल्ट, S+7 स्टिल्ट +7 फ्लोर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सपोज ये किसी एक मैंने एक रेलवे स्टेशन किया था तो ये उसका था। तो रेलवे स्टेशन के अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन की ऑफिस बिल्डिंग आ रही है, ऑफिस बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2। और फिर नॉर्थ साइड रेलवे स्टेशन जो भी स्टेशन की मेन बिल्डिंग है, फिर साउथ साइड मेन बिल्डिंग, फिर FOB मतलब फुट ओवर ब्रिज जो होता है ना, आपने देखा होगा ट्रैक को क्रॉस करने के लिए, पैदल इधर उधर क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाते ना रेलवे में, तो ये वो चीज़ उसको शॉर्ट फॉर्म में FOB बोला जाता है, ठीक। तो उसका अगर है तो कितना मीटर आपका ब्रिज कितनी हाइट है उसकी ग्राउंड लेवल से, ठीक है। और कितने लेवल पे है, कभी कभी आपका एक ही लेवल पे ब्रिज बनता है, कभी कभी आपके 2 लेवल होते हैं, कभी कभी 3 भी लेवल होते हैं। एक ही ब्रिज पे आपके 3 लेवल बन रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग होता है, अलग अलग ब्रिज के हिसाब से।
फिर कॉन्कोर्स हो गया, कॉन्कोर्स में आप मेट्रो में देखा होगा आपने कॉन्कोर्स फ्लोर बनता है ना, तो ये वही कॉन्कोर्स है जहाँ पे आपका टिकट्स वगैरह एंट्री एग्जिट का काम होता है, वो कॉन्कोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। फिर थ्रो रूफ देखी होगी आपने कभी, बिल्डिंग पूरी आरसीसी की है, उसके ऊपर हमने पूरा एस्थेटिक पर्पज से बहुत अच्छा व्यू लाने के लिए उसके ऊपर स्टील की रूफ बना दी, ठीक है, तो ये वो चीज़ है, थ्रू रूफ हो गई, ठीक। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जनरली बनती है, प्लेटफॉर्म्स की जो कैनोपी होती हैं वो बनती हैं, उसको भी थ्रू रूफ आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपके प्लेटफॉर्म कितने हैं, अब एक यहाँ पे बाकी जो पहले से प्लेटफॉर्म थे उनको रिपेयर करना था, प्लस एक यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म बनना था, ठीक है। तो होम प्लेटफॉर्म आपका 6 नंबर प्लेटफॉर्म बनना था, मतलब यहाँ पे एग्जिस्टिंग 5 प्लेटफॉर्म थे आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ये प्लेटफॉर्म तो अलग अलग लेवल पे नहीं बनते, जनरली रेलवे स्टेशन की बात करूँ, हाँ उस पर बनते, मेट्रो में ज़रूर बनते हैं, बट अगर जनरली जो आपका इंडियन रेलवे की बात करूँ, जो रेलवे वाले जो आपका ये नॉर्मल रेलगाड़ियाँ चलती हैं, इसमें आपका जनरली ग्राउंड पे ही होता है प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये इसका वेट बहुत हैवी होता है, ठीक है। तो उसमें अगर ऊपर बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, इसलिए कोई ऊपर नहीं बनाता है। फिर आपका अगर ओएसटी मतलब यहाँ पे ओवरहेड टैंक, ठीक है, ओवरहेड टैंक अगर आपका है तो वो कितनी कैपेसिटी का है, तो उसको हम गैलन में मेजर करते हैं, 25,000 गैलन का, ठीक है। फिर और अगर आपके कोई स्ट्रक्चर है, सपोज आरएमएस पोस्ट ऑफिस वगैरह, रेलवे में आपके पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग अलग से होती है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि डाक बहुत इधर उधर जाते ना, डाक का एक पूरा कोच ही अलग होता है इंडियन पोस्ट का, रेलवे के अंदर आपने देखा होगा, तो इसलिए उसका पूरी अलग बिल्डिंग होती है। हर रेलवे स्टेशन जनरली जो बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन होती है, छोटी मोटी रेलवे स्टेशन पे नहीं होती हैं, क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा डाक या पार्सल आते नहीं हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे चर्चा हो गई बिल्डिंग्स की, बिल्डिंग और उसके फ्लोर्स की, ठीक है, कितनी किस टाइप की बिल्डिंग कितने फ्लोर हैं। अब नीचे जब हम बढ़ेंगे तो हम अब किस टाइप का उसको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आरएफपी बिल्डिंग है तो हम उसको आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है। अब ये भी हमारा आरसीसी फ्रेम, ये सारे आरसीसी फ्रेम, ठीक है। एफओबी आपका जो है ये आपका स्टील का बनेगा, आपने देखा होगा ना, एफओबी जो फुट ओवर ब्रिज बनते हैं स्टील के, आपके कॉलम बनते हैं, आईएसएमबी वगैरह या चैनल सेक्शन जाते हैं आपके, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपका गडर डलती है, गडर के ऊपर फिर उसके ऊपर हाँ कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारा डलता है डेक स्लैब डलता है, ठीक है। डेक स्लैब डाल के वो भी स्टील का एक प्लेट टाइप की होती है, उसको बीम्स के ऊपर फिक्स करके उस पर कंक्रीटिंग कर देते हैं, ठीक है। बट मेन आपका उसमें स्ट्रक्चर स्टील का ही रहता है, ठीक है, तो उसको स्टील कर दिया। फिर कॉन्कोर्स आपका किस टाइप का बनने वाला है, कॉन्कोर्स में देखो आपका आरसीसी पीटी बीम मतलब पोस्ट टेंशनिंग बीम। पोस्ट टेंशनिंग बीम हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे स्पैन बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, मतलब स्पैन टू स्पैन अगर लेंथ देखें तो बहुत हाई अगर वहाँ पे है तो क्या होगा, तो अगर आप कन्वेंशनल बीम बनाओगे तो आपकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी बीम की, ठीक है। और क्या रहेगा, आपका एस्थेटिकली बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो देखने में एकदम हैवी सा बीम आप ऊपर देखोगे सोचोगे ये क्या ही बना है, ठीक है। तो थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा दिखने के लिए हम वो उसकी पीटी बीम डालते हैं वहाँ पे, ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग बीम को डिजाइन करके वहाँ पे उसको प्रपोज कर देते हैं, ठीक है। फिर थ्रू रूफ देखो, मैंने जो बताया था रूफ आपकी जो ऊपर स्टील की बनने वाली, तो इसमें देखो लिखा है स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर आपका प्लेटफॉर्म कैसा बनने वाला है, प्लेटफॉर्म जनरली आपका आरसीसी का कम काम रहता है, इसमें मेनली आपका नीचे ब्रिक वर्क रहता है और प्लस उसके अंदर सॉइल की फिलिंग रहती है, ठीक है। और फिर आपका ओएसटी अगर ओवरहेड टैंक है तो आपका इधर आरसीसी में बनने वाला है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिर हमारे पास कुछ अमेंडमेंट मिलते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब भी आप लोग कोई भी कोड डाउनलोड करो, ठीक है, जैसे कोई भी कोड सपोज IS 456 हो गया या विंड का कोड हो गया या हमारा जो भी डेड लाइव या अर्थक्वेक का कोड हो गया, ठीक है, तो हमेशा जब डाउनलोड करो तो विद लेटेस्ट अमेंडमेंट डाउनलोड करो, ठीक है। तो गूगल पे लिखना है डाउनलोड IS 456 विद लेटेस्ट अमेंडमेंट, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कोड इशू हो जाता है उसके बाद भी उसमें कुछ न कुछ अमेंडमेंट आते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको इधर IS 456 दिखाऊं तो मैंने ये विद लेटेस्ट अमेंडमेंट डाउनलोड कर रखा है, तो उसमें क्या होता है जब ये चेंजेज होते रहते हैं कोड के अंदर तो वो अमेंडमेंट आपके ऐड होते रहते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ये देखो ये कोड आपका कब इशू हुआ था, कोड आपका 2000 सन 2000 में इशू हुआ था, ठीक है।
उसके बाद में आपके कुछ न कुछ अमेंडमेंट ऐड होते हैं। जैसे मैंने ये लेटेस्ट अमेंडमेंट डाउनलोड किया था, तो देखो इसमें सन 2005 में एक अमेंडमेंट ऐड हुआ है, ठीक है। फिर आगे भी कुछ न कुछ ऐड हुआ होगा, और देखो सन ये 3 अगस्त 2007 में आपके इसमें कुछ अमेंडमेंट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। ये रिवाइज होते रहते थोड़े बोरे, तो इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें रिप्लेस होती रहती हैं, कुछ ये देखो एक अमेंडमेंट ऐड हुआ। फिर अगर देखोगे तो ये अमेंडमेंट नंबर 3 ये 2000 में ही ऐड हो गया था आपका। फिर बस इतने अमेंडमेंट हैं इसमें, तो फिर आपका यहाँ से कोड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या देखना है, हमें जो किसी भी क्लॉज अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी क्लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो बोलता है जब नया अमेंडमेंट आता है तो वो उस क्लॉज को चेंज करता है, उसमें कुछ वैल्यू चेंज करता है या कुछ चीज़ एड ऑन करता है, ठीक है। जैसे ये देखो पेज नंबर 25 पे क्लॉज नंबर 10.3.3 और लाइन 4 पे, तो ये कह रहा है डिलीट द वर्ड एंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चेंज आते रहते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग एक बार देखना, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछना, ठीक है। तो हमेशा कोई भी कोड डाउनलोड करो विद लेटेस्ट अमेंडमेंट डाउनलोड करो। चलो अपने पार्ट पे आ जाते हैं। अब अपने पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ तो ये तो हमारा पार्ट नहीं है, ये चीज़ जो नेशनल बिल्डिंग कोड होता है, एक एनबीसी, ये आर्किटेक्ट वाले ज़्यादा यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग को जो फ्लोर एरिया रेशियो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग की टाइप डिसाइड करते हैं, ठीक है। वो हमें वो आर्किटेक्ट बता देता है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, उसके बाद में हमारा ये काम है कि हम मिनिमम डायमेंशन क्या प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जाके, जैसे मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, तो ये लिखा है आपका क्लॉज 21 IS 456, ठीक है। तो जो आपका कोड अलाउ करता है वो कहता है मिनिमम डायमेंशन आपकी 240 होनी चाहिए बीम की, ठीक है। डायमेंशन या विड्थ की बात हो रही, ठीक है, डेप्थ की बात नहीं हो रही। डेप्थ तो आप जा सकते हो। फिर आपका जो भी इधर है आपका स्लैब आपका मिनिमम 125 mm का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉलम आपका फुल्ली एक्सपोर्ट या आपका 50% एक्सपोर्ट, ये आपका होता है फुल्ली एक्सपोर्ट 50% एक्सपोर्ट, ये आपका उसके अकॉर्डिंग होता है। जो फायर फाइटिंग होता है ना, फायर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर मैं बताऊं, इंटीरियर वाले अगर आपके कॉलम होंगे ना, इधर मैं पेंट पे एक बार समझा देता हूं आपको। जैसे सपोज ये कोई बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है, इसमें ये कॉलम है, इसमें ये कॉलम्स लगे हैं, ठीक है, ऐसे करके ये कॉलम लगे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपके कॉलम लगे हैं। तो अगर इस बिल्डिंग में सपोज आग लग गई, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आग किसी फ्लोर पे लगेगी, ठीक है। अब फ्लोर पे ऐसा, ये तो हमारा पॉसिबिलिटी बहुत कम है किसी किनारे से आग लगे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी बहुत कम है कि इधर से आग लगे। अगर इधर से आग लगेगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका इधर का और इधर का, आपका बाहर से अगर आग लगेगी तो ये आपका 50% एक्सपोर्ट हुआ, जो भी आपका पेरीफेरी है, पेरीफेरी का 50% एक्सपोर्ट हुआ। बट अगर मिड से आग लगी तो ये मिड वाले आपके कॉलम क्या है, चारों तरफ से इस पे आग का इम्पैक्ट आएगा ना, तो ये आपके फुल्ली एक्सपोज्ड हैं। ये वाले कॉलम आपका फायर के अंडर में फुल्ली एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, अगर आपका फुल्ली एक्सपोज्ड कॉलम है तो उसकी मिनिमम डायमेंशन आपकी 450 होनी चाहिए। अगर 50% एक्सपोज्ड है तो आपकी मिनिमम डायमेंशन 350 होनी चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे आपका कॉलम का अगर एक ही फेस आपका एक्सपोज्ड है, ठीक है, एक फेस कब एक्सपोज हो सकता है, सपोज यहाँ बगल में दूसरी बिल्डिंग है, सपोज यहाँ पे पड़ोस में दूसरी बिल्डिंग है यहाँ पे, और इसकी वजह से आपकी इस कॉलम पे इम्पैक्ट आया, ठीक है, तो आपका एक ही फेस आपका एक्सपोज हुआ फायर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये केस बन गया। तो ये वही चीज़ कह रहा है, ठीक। कहाँ पे मैं था, यहाँ पे था, ठीक। तो ये एक बार पढ़ना तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये लिखा भी है आपका, क्लॉज भी लिखा है एज पर IS 456 क्लॉज 26, ठीक है, एज पर IS 456। अगर आप क्लॉज 26 में चलोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे। सपोज मैंने फाइंड किया, कंट्रोल F, (26), ठीक है। ये शायद मेरा वो वाला कोड है जिसमें प्रोटेक्टेड रहता है कोड, कुछ जिसमें हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है। तो वो आप जाके भी देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग जो भी बात करने वाले हैं
वो सारा हम अपने IS कोड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। क्लॉज नंबर 26 फायर फाइटिंग का होगा आपका 26। निकल गया क्या? फायर सर्च कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखो, ये क्लॉज नंबर 26.3.3, ठीक। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार, बार के बीच में आपकी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग देता है, ठीक है, कितना % होना चाहिए हमारा। फिर इधर आपका आ जाता है कवर आ जाते हैं आपके, ठीक है, बीम का कवर, स्लैब का कवर और आपका कॉलम का कवर, ठीक। अब ये फायर की रेटिंग के अकॉर्डिंग आपका आता है। अगर आपकी बिल्डिंग कोई ऐसी है, आपको लगता है कि आधा घंटा तक आपकी उसमें फायर रहेगी, ठीक है, ये H का मतलब ओवर लिखा है, ठीक है। अगर आपका आधे घंटे तक उसके बिल्डिंग में अगर आग रहती है, ठीक है, तो आप सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 20 mm का कवर, कॉन्टिन्यूस बीम है तो 20 mm का कवर लेके चल सकते हो, ठीक है। स्लैब के केस में 20-20, ठीक है। कॉलम के केस में आप 40 mm का लेके चलोगे। यही अगर आपका हो जाता है 1.5 घंटे का फायर, तो 1.5 घंटे के केस में आपका बीम का तो 20 है दोनों के केस में, बट आपका स्लैब का आपका देखो चेंज हो जा रहा है। स्लैब का आपको 25 mm का आपको लेके चलना पड़ेगा कवर, ठीक है। और अगर आपका यही सपोज 2 घंटे की फायर रेटिंग हो जाती है, तो 2 घंटे के लिए आपको सस्टेन करने के 2 घंटे की फायर को सस्टेन करने के लिए आपको बीम को कितना कवर देना पड़ेगा? क्लास चल रही ना, ठीक है। तो आपको बीम को 40 mm का कवर देना पड़ेगा, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड कवर कुछ पढ़े होंगे, बीम के लिए 20 mm का कवर, और स्लैब के बीम के लिए आपने कहीं पे 25 भी पढ़ा होगा, स्लैब के लिए 20 mm का कवर, कॉलम के लिए 40 mm का कवर, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि वो फिक्स है, वो फायर रेटिंग के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो सकता है, ठीक है, अलग अलग फायर रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो यही हमारा डिसाइड होता है। DBR बनाने का मेन मोटो ही यही रहता है कि हम अपनी बिल्डिंग पूरा प्रोजेक्ट किस टाइप से डिजाइन करने वाले हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हमारे होने चाहिए। अब सपोज आपने पूरी बिल्डिंग को 20 mm कवर लेके डिजाइन कर दिया, ठीक है। जब आप अप्रूवल के लिए गए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, सपोज आप रेलवे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे के आप चीफ इंजीनियर के पास गए अप्रूवल के लिए। अब चीफ इंजीनियर तो बोलेगा कि भैया रेलवे में पता नहीं कब आग लग जाए और कितनी देर में हमारे वहाँ पे मशीन आए, जो भी फायर फाइटिंग वाली होती है, फायर टेंडर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मशीन कितनी देर में आए, तो हमें तो मिनिमम 2 घंटे की फायर रेटिंग चाहिए। तो अब आपको कवर 40 mm का लेना पड़ेगा। आपकी पता लगा पूरी डिजाइन ही चेंज हो गई, आपने 2 महीने तक बैठ के पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया और उसने 2 मिनट में चुटकी में खत्म कर दिया आपका 2 महीने की मेहनत, ठीक है। तो इसीलिए DBR बनाने का यही मोटो रहता है कि हम सारे पैरामीटर्स, अपने जो भी पैरामीटर्स हैं A to Z, जो भी डिजाइन में यूज करने वाले, सारे स्टार्टिंग लेवल पे ही फ्रीज कर लें, ठीक है। ये चीज समझ में आई? सर अपन ज्यादा लेके नहीं चल सकते हावर फिर स्टार्टिंग से? नहीं, आप क्यों ज्यादा लेके चलोगे? अगर वहाँ पे कोई ऐसी रिकमेंडेशन है कि हमारे 1 घंटे तक ही फायर फाइटिंग है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे क्यों ज्यादा लेके चलेंगे? आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। आप डिजाइन किस लिए कर रहे हो? आप एक फिर ये अच्छा कैसे इंजीनियर अपन सर जानेंगे कि यहाँ पे आग कितनी देर तक रहेगी कैसे? वो वहाँ के सर्वे होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, वो वहाँ सर्वे के के हिसाब सर्वे से। होते हैं। वहाँ का जो भी होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी वहाँ की आपको बताती है कि आपको कितने घंटे की आपको फायर रेटिंग लेके चलनी है इस एरिया के लिए। अच्छा, ठीक है? ये लेके चलनी है, वो हमें बताएंगे कि कितना हाँ, लेके वो बताएंगे क्योंकि वो जो हमें बताएंगे हम वही डिजाइन करेंगे। हमें अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस IS कोड अच्छा, और अच्छा। वो जो कहेंगे और वो चीज जो बताएंगे, अगर उनने ऐसे मुंह से बोल दिया वो नहीं लेना है। हमें सारे उसके प्रूफ चाहिए होंगे, विथ रिलेटेड सब चाहिए होगा, रिटर्न में होगा सर? रिटर्न में होगा, मेल्स पे होगा, हर चीज हमारे पास सारे प्रूफ चाहिए। पता लगा बाद में वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो बाद में मुकर गया, उसने बोल दिया मैंने तो बोला ही नहीं, अब मुझे 2 करोड़ की घूस चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप तो फंस गए। अच्छा सर, आपने ये सही बता दिया ना कि हाँ, सब चीजें ये रिटर्न में दो चीजें हमेशा। बिल्कुल, हर चीज। आप भी जब भी किसी अपने सीनियर से प्रोजेक्ट करो, आप भी जब कॉर्पोरेट में जाओगे, तो जब भी आपका सीनियर कुछ ऐसे बोल दे, हवा में नहीं करना है आपको, तो आपको भी हर चीज मेल पे लेनी है प्रॉपर। सपोज आपकी आर्किटेक्ट से कुछ बात चल रही है आपके प्रोजेक्ट के अंडर में, आर्किटेक्ट ने बोल दिया यहाँ पे कुछ चेंजेज हैं, ये कर दो, तो आप तो बोलेगे हाँ मैं करके भेज दूंगा। आपने करके भेज दिया,
ठीक है, बट उसने तो आपको बस बोला था, बाद में जब मीटिंग चल रही है, सबकी कॉमन मीटिंग चल रही है, उसने कह दिया मैंने तो बोला ही नहीं, आप तो वहाँ पे फंस गए। ठीक है, बिल्कुल तो सर। कॉर्पोरेट में ये मतलब इस टाइप के पेंच बहुत चलते हैं, तो उन चीज़ों से आपको संभल के रहना है। ठीक है, हर चीज रिटर्न में लो। बिल्कुल, कोई भी काम करो प्रॉपर करेंगे, हर चीज विद प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। हाँ, ये मैंने आपको फायर रेटिंग वाला बता दिया। ठीक है, कवर का। अब यहाँ पे आपका ग्रेड भी वहीं पे डिसाइड हो जाता है। आप उसकी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन प्रोटेक्शन, रेनफोर्समेंट अगर आपको लेनी होगी। ठीक है, सपोज ऐसी कोई वहाँ पे एरिया है जहाँ पे आपका सपोज सी साइड एरिया है। ठीक है, जो आपका वाटर के रेस्पेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा कोरोसिव है। ठीक है, कोरोजन की कैटेगरीज होती हैं हमारे यहाँ इंडिया में ही नहीं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, C1, C2, C3, C4। ठीक है, तो C1 जो कैटेगरी होती है कोरोजन की, वो वेरी लो मतलब लेस कोरोसिव होती है, और फिर C2 होती है वो माइल्ड कोरोसिव होती है, और C3 जो कैटेगरी होती है वो होती है मतलब माइल्ड से ऊपर वाला गुड, मतलब माइल्ड से थोड़ा ऊपर कह सकते हो, और C4 जो कैटेगरी होती है वो वेरी सीवियर कैटेगरी के अंडर में आती है। ठीक है, तो इनके लिए हमें क्या करना होता है, इनके लिए हमें फिर HDG है जो हॉट डिप गैल्वनाइजेशन होता है ना, उसकी कोटिंग करनी पड़ती है बार्स के ऊपर। जो भी आपकी रेनफोर्समेंट होगी वो आप ऐसे वहाँ पे नहीं लगा सकते, नॉर्मली आपने रेनफोर्समेंट लगा के कास्ट कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको फिर वहाँ पे हॉट डिप गैल्वनाइजेशन की कोटिंग करनी पड़ेगी। वो भी कोटिंग आपके ईयर के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि कितने ईयर के लिए वो उसका पूरा आपका एक कोरोजन का कोड है, IS कोड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आपको अगर इन फ्यूचर चाहिए होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा आपको कैसे करेंगे उसमें। तो उसमें अब अगर आपकी बिल्डिंग 50 साल चलने वाली, तो 50 साल के हिसाब से आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर आपको बार साइज, अगर हाँ ये भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है किसी किसी प्रोजेक्ट में कि वहाँ पे वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोल देते हैं कि हमें तो 28 डाया की हम बार यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 28 डाया की बार नॉर्मली आपको कौन कौन सी बार मार्केट में अवेलेबल है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 8 mm, 10 mm, 12 mm, और फिर 16, 20, और 20 के बाद फिर आपके पास आ जाता है 25, और फिर 32 और 36। इतने डाया के बार आपको मार्केट में हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, बट कोई आपका अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, उसमें सपोज आपका 2000 टन स्टील लगने वाला है। ठीक, तो वहाँ पे हम थोड़ा ऐसा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज जहाँ पे अगर डाया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, सब 32 का डाया अगर कैलकुलेट करोगे, उसका एरिया कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं उसका कैलकुलेट करूं 28 का, पाई डी स्क्वायर बाई 64 पाई इंटू 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 64। ठीक है, तो उसका एरिया उससे कम होगा, और हमें 32 की रिक्वायरमेंट ही नहीं, सॉरी 8 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है 6 की। ठीक, तो ये रहता है 8 क्या, अगर mm में आप बोलोगे तो 804 mm स्क्वायर होता है एरिया उसका। ठीक है, जो भी आपका ये 32 mm डाय का होता है। ठीक है, और हमें रिक्वायरमेंट है सपोज 650 mm स्क्वायर की। ठीक, तो हम 25 का जो एरिया होता है वो 415 होता है, तो हम 25 का डाल नहीं सकते, और 32 का अगर हम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम एक स्पेसिफिक बार स्पेशली ऑर्डर दे के कंपनी में बनवा सकते हैं, और वो कंपनी तभी बनाती है जब हमारा लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, 1000-2000 टन हमारा स्टील जब उसको रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें जब कोई भी डाया हमें रिक्वायरमेंट हो, 28 डाया हुआ, 30 डाया हुआ, 31 डाया हुआ, तो वो हमें तो वो हमें उस टाइप का डाया बना के दे देते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या डिसाइड करेंगे। और फिर नॉमिनल आपका जो भी एग्रीगेट का साइज आप क्या लेने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में कहीं कहीं पे ये होता है कि ये साइज का एग्रीगेट हमें अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हमें दूसरे साइज पे स्विच करना पड़ता है, तो ये भी हमें इसी लेवल पे डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग, ये आपका नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग होता है, ये आर्किटेक्ट आपका डिसाइड करता है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, फिर आप जब उधर देख लिए हम
इधर ये चीज़ हमने डिसाइड कर ली। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि हम कॉलम में कितना कवर ले रहे हैं, फुटिंग में कितना कवर ले रहे हैं, राफ्ट फाउंडेशन में कितना कवर ले रहे हैं, ठीक है, बॉटम में कितना, टॉप में कितना है, ठीक है। बॉटम में कवर हमेशा ज़्यादा देते हैं राफ्ट के केस में, टॉप में थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि बॉटम हमेशा सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे सल्फेस अटैक के खतरे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी रेनफोर्समेंट है उसमें कोरोजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हमें कवर थोड़ा ज़्यादा दे के चलते हैं बॉटम में राफ्ट के केस में, ठीक है। क्योंकि राफ्ट आपकी उसी केस में आएगी जब आपके हैवी लोड्स होंगे या आपकी सॉइल बहुत लूज होगी, ठीक। फिर आपका इधर अगर आते हो तो इधर आपका ये नॉमिनल कवर, रेनफोर्समेंट, फिर आपका ये अलग अलग फायर रेटिंग के अकॉर्डिंग वही चीज़ है जो अभी देख के आए हम। फिर यहाँ पे ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस ग्रेड पे आप पूरे स्ट्रक्चर को करने वाले हो, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग हो, आप पूरे प्रोजेक्ट में हम एक ही ग्रेड लगाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि हम, हाँ, हाई राइज के केस में हमारी बहुत सारी ग्रेड्स लगती हैं। सपोज आपकी 50 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसमें पूरे में आप M70 नहीं लगा देंगे, बहुत कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ जैसे जैसे हमारे फ्लोर ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम ग्रेड कम करते जाते हैं। हाँ, स्टार्ट हम M70 से करते हैं, फिर M70, 65, 60, 55, 50 ऐसे करते करते ऊपर तक पहुँचते पहुँचते हम M30 तक पहुँच जाते हैं हाई राइज के केस में। बट हाँ, ये आपकी 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग है या 5 फ्लोर 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग में हम ग्रेड नहीं रिड्यूस करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बिल्डिंग होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ग्रेड हमारा काम, बहुत टाइप के ग्रेड्स में काम करना पॉसिबल नहीं होता है साइट पे, ठीक है। या तो फिर उसके उतने स्किल हमारे लेबर भी नहीं होते हैं, उतने इक्विपमेंट भी नहीं होते हैं, कॉस्ट बहुत आ जाती है प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशंस का हो गया पूरा, आप कौन सी ग्रेड लेने वाले हो। कॉलम में देखो कहीं कहीं पे M40 लिखा हुआ, कहीं कहीं पे M30, तो एज पर जो भी डिसाइड हुआ होगा इस प्रोजेक्ट में वो लिया होगा। सिर वॉल के लिए आप M40, M50, 30 जो भी आपका डिसाइड हुआ होगा, ठीक है। बाकी आपके जो भी मिसलेनियस स्ट्रक्चर है, मिसलेनियस स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका OST हो गया, आपकी जो ट्रेंचेज वगैरह बनेगी, आपके ड्रेन बनेंगे, ठीक है, नालियाँ वगैरह बनेंगी ना, पानी वगैरह पास करोगे, तो आपके जो भी आपके नॉन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, सपोज OST तो हम नहीं बनाए, OST तो मिनिमम M30 होना चाहिए, जो भी वाटर टैंक होता है उसके लिए मिनिमम M30 होनी चाहिए। M30 या M35 उससे कम पे काम नहीं करते हैं, बट M25 हम उसके लिए करें। सपोज कोई चीज़ हमें सील करनी है सीलिंग के लिए, ठीक है, कुछ बाहर पड़ा है उस पर बस हमें जस्ट उसको बाहर एक्सपोज, ओपन में वो एक्सपोज ना रहे, उसको हमें कवर अप करना है, तो उसके लिए हम M25 का यूज करेंगे, ठीक है। या PCC वर्क हो गए उनके लिए। यहाँ पे आपका ये भी डिसाइड हो जाता है जो भी आपका रेनफोर्समेंट किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे TMT बार है, TMT बार क्या होता है, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, ठीक है। कहीं कहीं पे आपका किसी भी टाइप का बार, बहुत टाइप के बार आते हैं, ठीक है। HYST आपका जनरली अब HYST होता है यूज 250 के ऊपर, जो भी आपका 415, 500, 550 और 500D और 550D, ये सारे आपके HYST की कैटेगरी में आते हैं। किसी को HYST का फुल फॉर्म पता है, HYST बार क्या बोलते हैं हाई इसको? यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इसको यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वो होता है आपका सॉरी, जो भी आपका मटेरियल होता है ना, इसके अंदर का मटेरियल आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है, और बाहर का मटेरियल आपका हार्ड मटेरियल होता है, ठीक। तो इसीलिए जब इसको बेंड करते हैं तो इजीली ये बेंड हो जाती है। डक्टाइल में हमारा अच्छा बिहेवियर दिखाती है, तो हमें तो वही बार चाहिए जो हमारा डक्टाइल में अच्छा परफॉर्म करे। अगर हमने अंदर से भी मटेरियल को हार्ड कर दिया, बाहर से भी हार्ड कर दिया, तो क्या होगा, मटेरियल आपका ब्रिटल टाइप का हो जाएगा, उसको बेंड करोगे तो इजीली बेंड नहीं होगा। जबकि हमें तो बहुत सारे बेंड बनाने पड़ते हैं, क्रैंक बनाने पड़ते हैं, सरिया जहाँ पे हर जगह पे बेंड करनी पड़ती है, अलग अलग बेंडिंग उसकी जो भी एंकर करनी पड़ती है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको डिफॉर्म बोलते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म। तो अंदर इसके सॉफ्ट मटेरियल होता है और बाहर की कोर जो होती है वो हार्ड मटेरियल की होती है और अंदर की कोर सॉफ्ट मटेरियल की होती है, ठीक है। एक मटेरियल होता है इसमें, एक मटेरियल होता है फेराइट परलाइट और एक होता है मर्टेंस्टिक मटेरियल, उसको बोलते हैं, ठीक है। सर इसका हाई यील्डिंग पॉइंट होता है ना, क्या उसके कहने वो तो HYD बार में सर हाई यील्डिंग पॉइंट होता है ना, यील्डिंग पॉइंट इसका हाई होता है ना। यील्डिंग पॉइंट हाई होगा, बिल्कुल। जो यील्डिंग पॉइंट आप जिसके लिए डिजाइन करोगे, जो 500 के लिए लोगे 500 होगा, 550 के लिए 550 होगा, जिसके लिए आप डिजाइन करना चाहोगे, ठीक है। वो हमारा काम नहीं है, वो मटेरियल का काम है, वो मैकेनिकल वाले का काम है मेन। हम तो बस ग्रेड बताएंगे, वो हमें मटेरियल टेस्ट करके देगा, ठीक है।
वो हमारा काम नहीं रहता है। हाँ, हमें ग्रेड बतानी रहती है कि इस ग्रेड पे हम करेंगे, ठीक। अब देखो आपके किस किस डाया के यहाँ पे सरिये यूज किए गए, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28 भी यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। 32 भी 28 में बता रहा था ना, तो वो भी आपका यूज किया गया है, ठीक है। तो 32 का डाया सपोज हमारा जहाँ पे 32 की रिक्वायरमेंट होगी, 804 की रिक्वायरमेंट होगी, 32 डाल देंगे, 800 या 750 भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और जहाँ पे हमारी पाई स्क्वायर बाई, अगर आप 64 कर दोगे, पाई इंटू 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 28 का निकल के आता है हमारा 615 mm स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा मिनिमम लगभग 600 के अराउंड एरिया रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे हम 28 का डाल देंगे। अब हाँ, अब यहाँ पे आता है मेन आपका जो स्ट्रक्चरल स्टील आप किस टाइप की यूज करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है MS रोल्ड बिल्ट अप मेंबर, ठीक है। तो बिल्ट अप मेंबर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कुछ आपके स्टैंडर्ड सेक्शन आते हैं, जैसे आपके ISMB 150, ISMC 150, ठीक है, ISMC 75। तो जो भी आपके इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन या इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम सेक्शन, ठीक है, या ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, वो भी इक्वल और अनइक्वल टाइप के आते हैं। जैसे ISA 6062 हो गया, तो उसमें 60-60 और 2 mm की थिकनेस, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके स्टैंडर्ड सेक्शन होते हैं। बट बिल्टअप सेक्शन क्या होते हैं, आप अलग अलग से प्लेट काट काट के सेक्शंस को बनाते हो, ठीक है। तो आपने जो भी रेलवेज वगैरह में देखे होंगे या बड़े बड़े जिसमें हैवी गर्डर्स होते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं, बिल्टअप सेक्शन सारे यूज होते हैं। MS रोल्ड सेक्शन आपके वो हो गए जो स्टैंडर्ड सेक्शन है, ठीक है। वो आपके MS माइल्ड स्टील रोल्ड सेक्शन हो गए, ठीक। तो इसमें माइल्ड स्टील का यूज करते हैं 250 का स्ट्रक्चरल स्टील में, ठीक। अगर कहीं पे हमारी कोल्ड फॉर्म स्टील यूज हो रही है तो वहाँ पे हाँ, इसमें 310 तक भी जा सकते हो। लेकिन 310 में क्या होता है, हमारा साइड पे वेल्डिंग करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वेल्डिंग होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मटेरियल की जो टफनेस ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा टफ मटेरियल रहेगा, वेल्डिंग उतनी हार्ड करनी, मतलब उतना ही ज़्यादा आपका कॉस्ट आने वाली बिल्डिंग पे, ठीक है। और उसकी उतनी स्किल्ड आपको लेबर चाहिए बिल्डिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, ठीक है। तो फिर कनेक्शन प्लेट आप किस टाइप की यूज करना चाहते हो, ग्रेड बोल्ट आप किस टाइप की यूज करना चाहते हो, नट आप किस टाइप की, एक बार ये पढ़ना आपको तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। What is the meaning of E250BR? E250BR. डिनोमिनेशन क्या है इसका? डिनोमिनेशन क्या है? BR का यार एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं पता है, मैं इसका बता दूंगा, ठीक है। और E तो आपको ग्रेड को डिनोट करता है, जैसे उसमें M आपको M20 में M30 में जैसे M आपको मिक्स डिजाइन को डिनोट करता है। ये मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता है, ये मैं आपको कल डिफाइन कर दूंगा। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका बिल्डिंग किस टाइप की करना चाहते हो, आपकी कई टाइप की बिल्डिंग आती है, इलेक्ट्रोड बिल्डिंग आती है, हाइड्रोजन बिल्डिंग आती है, अलग अलग टाइप की आती है, ठीक है। वो सब एज पर साइट होता है। फिर हम आ जाते हैं कंपोजिट डेक स्लैब में। डेक स्लैब किसी को पता है डेक स्लैब क्या होता है? मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यस सर, हेलो। सीट के ऊपर सर डला जाता है वो कंक्रीट का, ISMB स्ट्रक्चर पे वही होते हैं ना। हाँ देखो, आपका ये रहता है इस टाइप से, आपका नीचे फ्रेम आपका स्टील का रहेगा, ठीक है, और बीम भी आपका स्टील का रहेगा। फिर क्या किया जाता है, ऊपर से ये आपकी एक प्लेट टाइप की आती है, वो स्क्रू से फिक्स कर दी जाती है बीम्स के ऊपर, ठीक है। और उसमें ये जो सरिया टाइप की दिख रही है, इसको स्ट्रड बोलते हैं। स्ट्रड्स लगा के उस पर कॉन्क्रीटिंग कर दी जाती है, ठीक है। ये देखो, ये रिब हो गया आपका, ये कंक्रीट हो गया, ये एंटी क्रैक मेस, ये इसको स्टडी बोलते हैं या रिबार बोल लो, और ये आपकी स्टील की डेक हो गई। और ये नीचे आपका स्टील का ही बीम है, अगर इसमें स्ट्रक्चर में देखोगे तो नीचे आपका स्टील का ही बीम है, पूरा स्ट्रक्चर स्टील का ही रहता है। बस उसमें जो आपकी वो होती है स्लैब होती है ना, वो कंक्रीटिंग की कर दी जाती है। तो इसके ऊपर आप अच्छे से फिनिशिंग वगैरह कर सकते हो। तो जो भी अभी हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं और जिनको मतलब बहुत जल्दी काम चाहिए, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में यही चीज़ें लोग यूज कर रहे हैं, पूरा स्टील का फ्रेम बना के। क्योंकि स्टील में क्या होता है, आपका जो भी फैक्ट्री से आपके सेक्शन बन के आते हैं प्री फैब्रिकेट हुए,
और बस साइट पे आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बोल्टिंग या वेल्डिंग, बस खत्म। तो आपका सेक्शन बहुत जल्दी लग गया, बस उसमें आपने सीट उस पर बिछा के स्टड मार के बस कंक्रीटिंग कर दी। तो और आरसीसी में यही चीज़ कितने टाइम में होगी? बहुत टाइम लगेगा। आरसीसी में आपको पूरा कास्टिंग करोगे, कास्टिंग करने के बाद उसको क्यूरिंग के लिए उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर से आप स्टार्ट कर सकते हो। जबकि स्टील में ऐसा नहीं है, स्टील में आप जल्दी जल्दी काम फिनिश कर सकते हो। ठीक है? सर आपने एक बार कंक्रीट क्योरिंग के बारे में आपने बताया कि क्योरिंग करने के कितने दिन बाद मतलब स्लैब पे हम लोड दे सकते हैं? देखो यार, इतना मैंने उसके बारे में एक्चुअली पढ़ा नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। शायद 7 डेज होता है कि 7 दिन में वो अपना 70% स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, आई थिंक। 28 डेज तो आपकी वो हो गई, 28 डेज तो आपको मिनिमम रखना है। 28 डेज के बाद आप उसकी शटरिंग निकाल सकते हो, ठीक है? बट आपको शटरिंग सर क्यूरिंग पीरियड जो होता है ना सर क्यूरिंग पीरियड जो होता है 3 डेज 7 डेज 28 डेज तक का होता है, जिसमें से क्यूरिंग उनमें आपको 7 दिन तो करनी है। हाँ, करनी पड़ती है 7 दिन में। क्योंकि आपके सीमेंट में आपके 4 बॉक्स कंपाउंड आपने पढ़े होंगे ना, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और C34AS, ठीक है? ये करके आपके 4 कंपाउंड होते हैं। तो उसमें आपकी जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है C3S, ठीक है, वो क्या काम करता है? वो रैपिड स्ट्रेंथ के लिए आपका काम करता है, ठीक है? तो उसकी रिएक्शन आपका 7 डेज तक चलती है। तो 7 दिन तक उसकी एल्यूमिनेट आपका रैपिड हार्डनिंग के लिए काम करता है, ठीक है? रैपिड हार्डनिंग के लिए काम करता है। सपोज आपका कोई वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर आपको बनाना है किसी पानी के अंदर, ठीक है? तो आपको स्ट्रेंथ तो गेन होती रहेगी, वहां आपको जल्दी सेट होने वाली सीमेंट बनानी पड़ेगी। तो आप वहां पे C3A की उसमें क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ना कि आप C3S की। तो सर वाटर बॉडी के लिए लो हीट सीमेंट यूज करते हैं ना सर? क्या वाटर बॉडी में जो तो सीमेंट यूज होता है सर, उसमें आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो जल्दी से हार्ड होती है। क्या? मैंने तो पढ़ा है सर लो हीट सीमेंट यूज होता है वहाँ पे। सर लो हीट जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दैट लो, हाँ, क्योंकि उनमें सुनो वाटर बॉडीज के लिए जो भी नहीं, वाटर बॉडी, वो बात आपने एकदम सही पढ़ा है। मैं समझ गया आपका कंसर्न क्या है। आपका कंसर्न ये है वाटर बॉडीज के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होगा वो लो हीट सीमेंट यूज होगी। बट आपको पानी के अंदर अगर काम करना है तब तो आप रैपिड हार्डनिंग चाहिए। डैम ने आपने बना दिया, आप डैम आप तब नहीं बनाओगे ना जब वहां पे पानी भरा हो। डैम तो आप सूखे में बनाओगे, जब आपका डैम बन के तैयार हो जाएगा तभी तो आप उसमें उस रिजर्वायर में वाटर फिल करोगे ना, है ना? तो लो हीट सीमेंट यूज करने का उसमें रीजन क्या रहता है? क्योंकि उसकी आपकी जो थिकनेस होती है ना बहुत ज्यादा होती है। आपका लगभग 8 से 10 मीटर के आपकी थिकनेस होती है, जो उसकी वॉल बनती है ना पूरी डैम की, तो उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। और अगर उसमें हमने हाई हीट वाली सीमेंट डाल दी तो क्या होगा? हम तो क्यूरिंग तो बाहर से ही कर सकते हैं। बाहर से जब हम क्यूरिंग करेंगे तो वो पानी कितने, मान लो 3-3 मीटर तक उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बट अंदर जो रिएक्शन चल रही है उसकी वजह से जो हीट आपकी प्रोड्यूस होगी ना, उसकी वजह से अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, इंटरनल क्रैक्स बन जाएंगे, ठीक है? तो ओवरऑल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो हमारा मास स्ट्रक्चर होता है, हैवी स्ट्रक्चर डैम वगैरह, उसमें लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है? बट अगर आप पानी के अंदर काम करने वाले हो, सपोज आपने 1 घंटे के लिए वहां पे पानी रोक पाए हो और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, 1 घंटे बाद उस वाले स्ट्रक्चर पे पानी आना ही आना है, तो वहां पे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है? तो इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ओके, वो आपने बिल्कुल सही बोला, मास स्ट्रक्चर के लिए लो हीट सीमेंट यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो भी स्टील की प्रॉपर्टी लिखी है, जो भी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है? और फिर कंक्रीट के लिए हमारा क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबको ही पता है, 5000 √ FCK होता है, ठीक है? और FCK जो होती है हमारी वो 28 डेज पे होती है, ठीक है? हाँ, मैं उधर चल रहा था, जो मैं ये बता रहा था, जो आपके बॉक्स कंपाउंड होते हैं ना, उसमें जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है C3S, उसकी जो रिएक्शन चलती है वो आपकी 7 दिन तक चलती है। इसीलिए हमें 7 दिन तक क्यूरिंग करना ही करना है, ठीक है? और
आपकी अर्ली स्ट्रेंथ 7 दिन में गेन हो जाती है, बट आपकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 28 डेज में गेन होती है, क्योंकि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका जो होता है ना, वो आपका उसकी रिएक्शन 28 दिन तक चलती है। इसलिए जनरली हम शटरिंग जो स्लैब्स वगैरह की खोलते हैं, वर्टिकल जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होते हैं, उनकी शटरिंग हम 28 दिन के बाद ही खोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम का। ये कॉन्सेप्ट है हमारा अर्थक्वेक का, IS 1893 2016 कोड का। ये जब अर्थक्वेक पे आएंगे तो बताएंगे उसको डिटेल में। फिर यहाँ पे आपके लोड आ जाते हैं, आप डेड लोड और लाइव लोड। यहाँ पे आपका डेंसिटी वगैरह फाइनल हो जाती है। RCC की तो डेंसिटी सबको ही पता है, 2500 kg होती है वैसे, 2500 kg पर मीटर क्यूब होती है। और अगर उसको किलो न्यूटन में निकालोगे तो इंटू 9.81 कर दो, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका, सॉरी डिवाइड बाय 9.81 कर दो सर तो उसमें आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन हमेशा होता है, वो केजी पर मीटर क्यों ऐसा शो करता है सर? डेंसिटी तो जब भी वो किलोमीटर पर मीटर की होता है। नहीं, किलो न्यूटन में ही लेता है, स्टैड किलो न्यूटन में ही लेता है। हम अभी करेंगे ना तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे कोड जो भी है ना, कोड हमारे सारे मीटर किलो न्यूटन पे काम करते हैं, केजी पे काम नहीं करते। तो हमें हर चीज मास हो जाता है, तो हर चीज हम किलो न्यूटन मीटर में ही काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। आगे आपका ब्रिक का डेंसिटी आप क्या लेने वाले हो, जो आपका वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट होने से पहले वहाँ का मटेरियल टेस्ट कराया जाता है। मटेरियल टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी वहाँ की डेंसिटी निकल के आती है, तो वही हम लेते हैं। ठीक है, मटेरियल टेस्टिंग की एक रिपोर्ट आती है, उसको उसमें जो भी डेंसिटी दी होती है वो डेंसिटी हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपका कितने mm थिक आप फिनिश लेने वाले हो, फ्लोर फिनिश वगैरह। फ्लोर फिनिश जानते हो कुछ होता है क्या? किसी को पता है फ्लोर फिनिश के बारे में? सर वो टाइल्स का लोड, सीमेंट मोर्टर या फिर टाइल एडहेसिव। बिल्कुल जो भी हमारा कंक्रीट का फ्लोर कास्ट हो जाता है ना, उसके ऊपर हम फिनिशिंग करते हैं। तो फिनिशिंग उसके ऊपर कुछ हम अपनी मोटार की एक लेयर डाल के उसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगाते हैं, वो सब हमारा फ्लोर फिनिश के अंडर में आ जाता है। तो फ्लोर फिनिश आपकी कितने थिकनेस रहेगी, ये थिकनेस जो है ये आपकी मोटार और उसको मोटार और टाइल्स को काउंट करके है। ठीक है, तो ये बता दी जाती है हमें, वहीं से डिसाइड होती है। ये मतलब बहुत लंबी मीटिंग चलती है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये सब डिसाइड हो जाता है। महीनों मीटिंग चलती है, उसमें ये सब डिसाइड होता है कि हम एक्चुअल कितना लेने वाले हैं। जो हमारे तो जो भी टिपिकल फ्लोर्स होते हैं उनमें हम 75 mm की लेते हैं फ्लोर फिनिश, वो डिसाइड होता है 50 mm की लेने वाले हैं, 75 mm की लेने वाले हैं। और जो टेरेस होता है, टेरेस क्योंकि आपका ओपन एक्सपोज्ड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका वाटर प्रूफिंग वगैरह भी करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी हम थिकनेस ज़्यादा लेके चलते हैं कंपेयर टू टिपिकल फ्लोर्स। ठीक है, फिर आपके टॉयलेट्स वगैरह हैं तो उसमें हमारा संकन आता है। संक किसी को पता है संक स्लैब क्या होता है? यस सर, मतलब जिस स्लैब का मतलब लेवल नॉर्मल स्लैब लेवल्स, मतलब बीम लेवल के मतलब स्लैब का बॉटम लेवल और बीम का बॉटम लेवल होता है। बिल्कुल, ये क्यों करते हैं सर? वो पाइपलाइन फिक्स करने के लिए बाथरूम का। हाँ, जो पाइप्स वगैरह होते हैं ना आपके, जो भी सैनिटरी वर्क आपका हो गया या जो भी आपकी प्लम्बिंग के पाइप्स वगैरह हो गया ना, उसको वो ऊपर आपके ना एक्सपोज हो, इसीलिए हम उसमें संकन स्लैब करते हैं। ठीक है, और इसमें हम अगर हमें बोला गया सॉइल की फिलिंग, तो जनरली हम जो भी हमारी साइड पे जो भी मिट्टी होगी उसकी फिलिंग कर देंगे। नहीं तो हमारा लाइट वेट मटेरियल आता है। ठीक है, तो लाइट वेट मटेरियल के अंडर में आपका सपोज जो भी आपके जो AAC ब्लॉक होते हैं ना, उनको क्रश करके उसमें फिल कर दिए जाते हैं, तो वो भी आपके आते हैं कुछ लाइट वेट मटेरियल। उनकी डेंसिटी हमें दे दी जाती है, तो हमें बताया जाता है क्या हम फिल करने वाले हैं, तो वो चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो यहाँ पे 0.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड्स पे मैं सोच रहा हूँ कल मैं डिस्कस करता हूँ, तो मैं विद कोड आपको दिखाऊंगा ये 0.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मैं कहाँ से ले रहा हूँ, किस कोड से ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, 3 किलोमीटर पर मीटर में क्यों ले रहा हूँ रेलिंग का लोड। ठीक है, तो इस पर हम कल डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको आज के लिए ये DBR शेयर कर देता हूँ, एक बार आप इसको पढ़ना पूरा। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मोटा मोटा आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि पूरे प्रोजेक्ट में हम करते क्या हैं। ठीक है,
यहाँ पे टेम्परेचर लोड वगैरह के भी फार्मूले दिए हैं, आप कैसे टेम्परेचर लोड लगाओगे, कितना बड़ा स्पैन हो तब आपको टेम्परेचर लोड लगाना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट कब डालोगे बिल्डिंग के अंदर। फिर यहाँ पे आपका इसी में डीबीआर के अंडर में ही आपका ये बिल्डिंग ईटैप पे हुई थी, अब स्टैड होगा तो यहाँ पे स्टैड प्रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका फाइनल हो जाता है किस सॉफ्टवेयर पे हम काम करने वाले हैं, ईटैप के अंदर या सेफ के अंदर, ठीक है। या अगर फाउंडेशन के लिए फिर अगर हम कुछ यूज करने वाले हैं तो मैनुअल स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट्स जो होती हैं वो बना रखी होती है, उनमें फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन आप किस टाइप के आपके सर्विस के लोड कॉम्बिनेशन क्या है आपके, फिर डिजाइन के अगर आप उसमें वो लगा रहे हो क्या डायनेमिक लगा रहे हो, ठीक है, तो डायनेमिक के आपके लोड कॉम्बिनेशन क्या होंगे, वो सब लोड कॉम्बिनेशन वगैरह इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपके यहाँ पे फाउंडेशन की रिकमेंडेशन क्या है, ये सॉइल रिपोर्ट से आता है, ये भी आपको बताएंगे कैसे। ये सॉइल रिपोर्ट के स्नैपशॉट लगे हैं इसमें, ठीक है। तो जो भी हमारा जिस हिसाब से हमारा एक्सेल लोड आता है, ठीक है, उस हिसाब से जितनी डेप्थ पे हम जाते हैं उस जो भी फाउंडेशन का साइज आता है उसके हिसाब से हम एसबीसी के अकॉर्डिंग हम अपना फाउंडेशन का साइज डिसाइड करते हैं कितनी डेप्थ में हमें जाना है, ठीक है। वो सब आगे का पार्ट है, जब चलेंगे उस पर तो डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर फाउंडेशन एनालिसिस ये आपको सॉइल रिपोर्ट से मिल जाता है। फिर यहाँ पे हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, फिर हमारा जनरल कोड हम कौन कौन से यूज करने वाले हैं, यूटिलाइजेशन रेशियो, ये तो स्टील का पार्ट हो गया, इसका काम हमें नहीं है। बट हाँ, डीबीआर अगर स्ट्रक्चर का बन रहा है तो उसमें तो हर चीज़ डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बीम कॉलम जंक्शन वगैरह हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो हमारे बीम कॉलम जंक्शन के लिए उसने दिया है हमें अपना जो हमारा 13920 कोड है ना डक्टाइल डिटेलिंग का, वो बताता है कि वो कुछ अपने क्राइटेरिया देता है, वो भी हमें फुलफिल कराने पड़ते हैं। ड्रिफ्ट और डिफ्लेक्शन वगैरह हमारे कितने होने चाहिए, विंड के केस में क्या होना चाहिए, अर्थक्वेक के केस में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब लिमिट्स यहाँ पे लिखी हैं, ये सब एज पर आईएस कोड लिखी हैं, ऐसे हवा में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक बार पढ़ना तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। और फिर अगर जाओगे आप डायनेमिक एनालिसिस में, आप कौन सी एनालिसिस फॉलो करने वाले हो। और यहाँ पे रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ली गई थी, तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में आप बेस शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या क्या आप लोगे उसमें पैरामीटर, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। आप अगर वाटर टैंक वगैरह डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए आप कौन कौन से कोड यूज करने वाले हो, कौन कौन सी आप ग्रेड यूज करोगे, कितना आप क्रैक विड्थ होनी चाहिए आपकी मिनिमम, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और फिर यहाँ रेफरेंस में आपने कौन कौन से कोड लिए थे ये सब आ जाता है। तो मैं आज एक बार आपको ये मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ये आप लोग डिटेल में पढ़ना, ठीक है। और इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आज के लिए। सर एक डाउट है, बताइए। हाँ सर M25 जो है सर वो नॉमिनल मिक्स है या फिर डिजाइन मिक्स है? क्योंकि डिजाइन मिक्स। और वाटर टैंक के लिए आपने जो बताया कि M30 का ग्रेड मिनिमम यूज करना है। ओके ठीक है। M30 टू M35 मिनिमम, ठीक है। ये मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा अभी हमारा आरसीसी के लिए, ये आरसीसी के लिए कह रहा है ना सर? हाँ, आरसीसी के लिए जो आपका ये क्या नाम 1893 जो अर्थक्वेक का कोड है ना, वो मिनिमम M25 बोलता है। और जो आपका हाई राइज का कोड है IS 16700 2023 वो आपको मिनिमम M30 बोलता है, ठीक है। तो स्टैड में तो हम हाई राइज नहीं कर पाएंगे, बट आपको अगर चाहिए होगा तो मेरे पास बनी होगी, मैं आपको रेफरेंस के लिए एक दो शेयर कर दूंगा मॉडल, ठीक है। M30 के लिए सर वो सर सी वाटर के लिए ऐसा कुछ होता है ना सर? सी वाटर के लिए मिनिमम M30 आरसीसी यूज करते हैं। तो बता तो रहा हूँ मैं, मिनिमम इसीलिए मेरे में लिखा है ना, मिनिमम M30 या M35 कोई भी आप यूज कर लीजिए। देखिए ये यहाँ पे लिखा है, वाटर टैंक का इधर लिखा होगा कहीं न कहीं पे, एक बार देखना तो आपको समझ में आएगा। नहीं वो वाटर टैंक के लिए ये देखो सर M30, ठीक है। ये कंक्रीट ग्रेड सेल M30 फॉर वाटर टैंक एंड M35 फॉर STP, ये सब ग्रेड डिसाइड होती है। ये मतलब ये मिनिमम M30 तो मिनिमम है, ठीक है। अब ये ग्रेड्स वगैरह ये हमारी डिसाइड होती हैं जब हमारा डीबीआर बनता है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही ये सब चीज़ें हमारी क्लाइंट से या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सपोज PWD का प्रोजेक्ट है या रेलवे का प्रोजेक्ट है या जो भी ये इनका जो इनको देखता है, जो आपके हवाई अड्डे होते हैं ना, एयरपोर्ट्स वगैरह को जो देखता है, उनका जो भी है, तो ये सब हमारा पहले डिसाइड हो जाता है, ठीक है।
और बताओ, उनके भी कुछ कोड्स होते हैं, ऐसा नहीं, रेलवे के भी कुछ कोड्स होते हैं, हमें उनको भी फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं सर हमें जो हम ये हाँ कोड सर, देख रहे हैं वो इनको मैं फॉलो एक्चुअली करना वो है। पूछ रहा था सर। एक्चुअली वो पूछ रहा था, नॉर्मली आरसीसी जो नॉर्मल वाटर होते हैं सर, उनके लिए M25 मिनिमम ग्रेड होता है, और सी वाटर के लिए सर मिनिमम ग्रेड को M30 यूज करते हैं। ये देखो मैंने पढ़ा। आप यस सर। देखो आप दोनों पर्पज से अगर आप जाओगे ना, नॉर्मल आपने पढ़ा, ठीक है, M25, ठीक, और फिर अगर सपोज आपने वाटर टैंक बनाया, सॉरी, M20 मिनिमम ग्रेड ठीक आरसीसी है, का, मैं और मैं वो बात M30। आपकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने ओएसटी बनाया सपोज 30 मीटर हाइट का, ठीक है। अब 30 मीटर हाइट के लिए आपने ओएसटी बनाया, तो फिर आपको आप उसमें आप डायनेमिक अर्थक्वेक लगाओगे, ठीक है। और अर्थक्वेक कोड क्या बोलता है, मिनिमम M25। तो ऐसे नहीं केवल एक ही कोड को हमें देखना है, हमें सारे कोड के रेस्पेक्ट में बात करनी है, ठीक। तो अर्थक्वेक का कोड हमें मिनिमम M25 बताता है, तो हमें उस कोड में M25 पे हमें वो डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक। और यही चीज अगर मैं सपोज मेरी बिल्डिंग है G+50 की, और G+50 के ऊपर मैं अगर वाटर टैंक बना रहा हूँ ना, तो हमें वहां पे हाई राइज वाला कोड फॉलो करना पड़ेगा। अब वो बोलता है मिनिमम M30, तो तब हमें वहां पे M30 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग सारे कोड को लेके जो हमारा हायर साइड होता है वो लिया जाता है, ठीक है। एक ही कोड को हमें उठा के नहीं चलना है। अब सपोज इनका रेलवे का कोड उठा के देखोगे तो उनके कुछ और क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें सब लेके चलनी पड़ती हैं। जो इंडस्ट्रियल वाटर टैंक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपके केमिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके अलग कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का पूरा एक अपना कोड है अलग से, तो वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पता लगेगा किस किस के लिए हमें किस टाइप के टैंक के लिए किस टाइप का ग्रेड लेना है। हाँ बोलो सर, स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं क्या, एक साइड यार। में? आप अपनी स्क्रीन फुल करिए, मेरे में सही है। ये स्टार्टिंग में भी पिछले बैच में भी लोगों में कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो आप व्यू में जाके आप अपनी फुल स्क्रीन कर लीजिए तो आपके में विजिबल होगा। हमने व्यू में फुल किया हुआ है, बट साइड में 2 लाइन लोगों का नाम आ रहा है और फोटो आ रही है। अच्छा, तो हो सकता है ये गूगल मीट पे ऐसा दिखा रहा हो। कल से आपकी क्लास, कल या परसों से आपकी प्रॉपर उस पे जो पोर्टल है ना उस पे चलने वाली है, तो पोर्टल पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड स्टार्टिंग की एक दो क्लास हमारी गूगल मीट पे होती है। हाँ बताओ सर, पेज नंबर 13 पे एक बार देखिए सर। पेज नंबर 13, हाँ पेज नंबर 13 पे आ गए, बताइए। डिफ्लेक्शन में बता रहा है, नॉर्मली बता रहा है स्पैन बाय 250, जब हम कोई पार्टीशन फ्लोर फिनिश ये सब नहीं कर रहे हैं तो। एंड आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज स्पैन बाय 350 और 20। बिल्कुल। हमारा डिफ्लेक्शन कम कैसे हो जाएगा जब हम लोड बढ़ाएंगे, पार्टीशन लगाएंगे, सारा लोड डाल देंगे, तो डिफ्लेक्शन तो थोड़ा और ज्यादा होगा, हमें लिमिट थोड़ा ज्यादा लेके चलना चाहिए। वो क्या कह रहा है, देखो वो क्या कह रहा है, द डिफ्लेक्शन इंक्लूड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज। टेम्परेचर, श्रिंकेज और क्रीप को इंक्लूड करके है, ठीक है। अब आपका क्रीप क्या है, क्रीप तो आपकी टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस हो गई, ठीक है। क्रीप आपका तुरंत नहीं आएगा, श्रिंकेज भी आपका तुरंत नहीं आएगा, श्रिंकेज भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, क्रीप और श्रिंकेज सबको काउंट करके ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइम के साथ सर सारा टाइम बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? देखो एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, मैं ऊपर वाला पहले पढ़ता हूँ, ठीक है। द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड including the effect of temperature, creep, shrinkage measured from the cast level at the support of floor, roof and all other horizontal member. It should not normally span by 250, ठीक है। ये केवल किसकी बात हो रही है, जो भी आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर है। हॉरिजॉन्टल मेंबर सपोज आपका बीम हो गया, स्लैब हो गया, ठीक है, दो की बात हो रही। ये विदाउट जब हमने उस पर वो नहीं डाला था, क्या नहीं डाला था, जब हमने उस पर जब फिनिशर वगैरह नहीं लगाए थे और वॉल्स वगैरह नहीं बनाई थी, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इतना जा सकता है। इतना क्यों जाएगा, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर हमारा कंस्ट्रक्शन फेस में है, अभी उसने पूरी स्ट्रेंथ ही नहीं गेन की है, ठीक है।
अभी sir. ये Got it. कंस्ट्रक्शन फेज में अभी इसने पूरी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाई है, तो Okay, sir. स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाई है तो इस केस में इतना तक जा सकते हो। बट जब हमने फिनिशर वगैरह सबको लगा दे, फिनिशर वगैरह कब लगाओगे आप? Sir. जब आप स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, पूरा क्योरिंग प्रोसेस हो जाएगी, आपकी शटरिंग खुल जाएगी, जब वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर लेगा उसके बाद ही आप लगाओगे। सर समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये चीज है वो। और बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है, चलो फिर एंड करते हैं, कल मिलते हैं। मैं डीवीआर आपको शेयर करता हूँ। हाँ बोलो बोलो। एक डाउट है सर, वो बोलो, बोलो। डक्टाइल डिटेलिंग और नॉर्मल डिटेलिंग में अंतर क्या है? डक्टाइल डिटेलिंग आप जहाँ पे आपके अर्थक्वेक जोन आते हैं, जो अर्थक्वेक में आपका अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी टाइज होती हैं, जो जंक्शन होते हैं ना, बीम कॉलम जंक्शन को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी अर्थक्वेक या विंड है वो आपका जंक्शन पे ही हिट करता है। और जब आपका जंक्शन ही आपका लूज हो गया तो क्या होगा, बीम आपकी ब्रेक होनी है या कॉलम आपका ब्रेक होना है, ठीक है। तो डक्टाइल के केस में हम क्या करते हैं, हम अपना जंक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं बीम और कॉलम के, ठीक है। और डक्टाइल इसलिए बोलते हैं कि बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि वो एकदम हमने ब्रिटल बना दिया और बिल्डिंग थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट ही ना हो सके। डक्टाइल इसलिए बोले थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होके अपनी पोजीशन में वो आ जाए। अगर ब्रिटल कर दोगे तो बिल्डिंग जैसे ही एक बार गई, उसका जब वो अर्थक्वेक पड़ेंगे तब वो डिटेल में समझोगे। अगर बिल्डिंग ऑसिलेशन के लिए गई, ठीक है, और वो डक्टाइल नहीं है तो क्या होगा, वो परमानेंट उसमें वहाँ पे उतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो अपनी पोजीशन पे आ ही नहीं पाएगी वापस। अब क्या है, बिल्डिंग आपकी टेढ़ी हो गई, ठीक। और अगर वही दोबारा जैसे अर्थक्वेक आएगा, बिल्डिंग आपके नीचे, ठीक। तो ये चीज़ बस डक्टाइल में ये चीज़ देखनी पड़ती है, इसलिए अब वो चीज़ यूज करते हैं हम, डिफॉर्म बार यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए डिफॉर्म बार यूज की जाती है कि वो डक्टाइल के केस में अच्छा परफॉर्म कर सके। थोड़ा जैसे सरिया को बेंड करोगे तो वो अपनी जैसे बिल्डिंग थोड़ी अपनी पोजीशन से हटी और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। विदिन इलास्टिक लिमिट हम बात करते हैं इसमें, ठीक। और उसमें हम विदिन प्लास्टिक लिमिट में भी चले जाएंगे, अच्छा, ठीक। चलो ठीक है, तो आज ओके, गुड नाइट। आज की क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं हम। मैं आपको, हाँ बोलो नवाज। हाँ बोलो नवाज, बोलो। सर स्ट्रक्चर तो बहुत वास्ट है, बहुत कुछ पढ़ने को रहता है। मेरा क्वेरी ये है, पढ़ने को रहता है कि सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड मेरे को अगर स्ट्रक्चर का नॉलेज चाहिए, बिल्डिंग का फाउंडेशन डिजाइन या बीम स्लैब कॉलम, सिर्फ बिल्डिंग से ही रिलेटेड, तो मुझे स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना होगा? देखो सॉफ्टवेयर, ये चीज़ अगर आपको लो राइज पे काम करना है, जैसे आपको G+5 पे काम करना है, ठीक है, तो आप एक बार माइक ऑफ कर लो, आपका वो डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं बता देता हूँ, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लो राइज बिल्डिंग पे काम करना चाहते हो, ठीक है, तो स्टैड आपके लिए सही है। स्टैड आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑल इन वन है, आपका स्टील भी अच्छे से कर देगा और RCC भी अच्छे से कर देगा, ठीक है। बट ये आपका जो जो अर्थक्वेक डिजाइन है ना, डायनेमिक डिजाइन, वो इतने अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक। हाई राइज के केस में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाता है, करता है, लेकिन बहुत इसमें बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। एक मॉडल बनाने में आपको 1-1 महीना लग जाएगा, और फिर इसको जब रन करोगे ना तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, तो आपको कुछ सिलेक्टेड पोर्शन को ही सिलेक्ट करके एक बार में रन कराना पड़ेगा। तो एक स्ट्रक्चर को रन कराने में आपको कभी कभी 24-24 घंटे का टाइम लग जाता है स्टैड के अंदर, और वही काम ईटैब आपका 5 मिनट में करता है हाई राइज के केस में, ठीक है। हाई राइज तो मतलब कितना हो गया सर? हाई राइज आपका जो भी 50 मीटर से ऊंची की बिल्डिंग होती है वो आपकी हाई राइज की कैटेगरी में आती है।